हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फिर कैसे हैं आप सब, और पढ़ाई कर ली आपने? जो कल वाला लेक्चर कराया था आपको, उसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से। तो चलो आज करते हैं फिर नेक्स्ट। और ये काफी बड़ा चैप्टर है तो टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में। इसके अभी 2-3 लेक्चर और आएंगे तो उसके बाद ही कंप्लीट होगा चैप्टर। तो कल हमने किया था बोहर का मॉडल, ठीक है, बोहर का एटॉमिक मॉडल किया था हमने। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेडियस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो उसके फॉर्मूले उन्होंने निकाले थे, तो उसको कंप्लीट कर लेना उस क्लास को, और उसके नोट्स भी बना लेना। और बच्चे कह रहे हैं कि नोट्स प्रोवाइड कर दो टेलीग्राम पे, तो अभी मैं सोचती थी कि मैं लिखूं, मतलब टाइम लगता है उसमें लिखने में, और अभी थोड़ा मेरे से अपनी स्टडीज को मैनेजमेंट नहीं हो रहा सही से। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप प्लीज लिख लें। तो अभी हमने कल बोहर का मॉडल पढ़ लिया, तो अभी देखते हैं कि जो बोहर का मॉडल था क्या वो सक्सेस हो गया। जैसे आपका जो पहला एटॉमिक मॉडल दिया था, थॉमसन ने दिया था, वो तो फेल हो गया। और उसके बाद जो आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो भी फेल हो गया। तो अब थी बारी किसकी? बोहर की। तो जो बोहर का जो मॉडल था वो फेल तो नहीं हुआ, पर वो क्या था? सीमित था। किसके लिए सीमित था? वो सिर्फ जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के लिए क्या था? सीमित था। जैसे हाइड्रोजन एटम है उनकी तरह, जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए ये वाला बोहर का जो मॉडल था वो अप्लाई हो सकता था। जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पे बोहर का मॉडल नहीं लग रहा था। तो ये इसकी लिमिटेशन थी कुछ बोहर के मॉडल की। तो फिर आगे चलते हैं, और आगे आज हम पढ़ेंगे ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। पहले हमने किसके बारे में ड्यूल बिहेवियर पढ़ा था? लाइट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे मैटर का। मैटर क्या होता है? जिसका कुछ मास होता है, कुछ वो स्पेस घेरता है, कुछ जगह घेरता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो क्या मैटर का भी ड्यूल बिहेवियर होता है? अच्छा, ड्यूल बिहेवियर होता क्या है? ड्यूल यानी कि उसका पार्टिकल नेचर भी होगा और उसका वेव नेचर भी होगा। तो अभी देखेंगे कि मैटर का होता है कि नहीं होता है ड्यूल नेचर। तो ये किसने दिया था? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये क्या दी थी? हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस क्या होता है? अनुमान लगाना, ठीक है। ये प्रूफ नहीं है, ये उन्होंने अनुमान लगा के बताया था। तो उन्होंने कहा, ही सेड, उन्होंने बोला जो आइंस्टाइन ने जो एनर्जी दी थी और जो प्लैंक्स ने जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था, हमने प्लैंक्स की बताया था ना कि फोटोन होते हैं, और जैसे जो लाइट होती है, लाइट में क्या होते हैं? फोटोन, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E=hν। ये हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था। तो वो वाली एनर्जी की बात की जा रही है। और आपने आइंस्टाइन की एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो क्या था? एनर्जी किसके बराबर होती है? मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, ठीक है, mc²। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि ये दोनों क्या है? एनर्जी, दोनों सेम एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है। तो इसका मतलब दोनों, अगर ये भी एनर्जी इधर एनर्जी है, तो इनकी जो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल, ठीक है, यानी राइट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो उन्होंने राइट साइड इक्वल कर दी, इक्वेट कर दिया दोनों को। तो इक्वेट करके क्या आ जाएगा? mc² = hν। अभी आपको मैंने बताया था न्यू क्या होती है? आपकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी होता क्या है? कितनी वेवलेंथ क्रॉस कर रही है, ठीक है, 1 सेकंड में, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेकंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ में? फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी? c/λ के बराबर। लैम्डा क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ, और c क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो लैम्डा किसके बराबर होता है? सॉरी, न्यू किसके बराबर होता है? c/λ
लैम्डा। तो मैंने यहाँ पे न्यू की वैल्यू भर दी, न्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, c अपॉन लैम्डा। अब देखो यहाँ भी, यहाँ 2c है, यहाँ पे 1c है, तो यहाँ कट जाएगा 1c, तो यहाँ पे 1c बचा, ठीक है, mc बचा यहाँ पे, और यहाँ पे h और लैम्डा बचा। अब क्या करो, यहाँ से वेवलेंथ निकालो, यानी कि लैम्डा निकालो। तो लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा और mc यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से आपका क्या आ गया, लैम्डा किसके बराबर आ गया, h अपॉन mc, ठीक है। तो देखो c क्या होती है आपकी, वेलोसिटी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो m इंटू v। अगर आप पर्टिकुलर वेलोसिटी लोगे, ठीक है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट आई, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी वेलोसिटी होती है। तो देखो आपका मास इंटू वेलोसिटी होता क्या है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, यानी कि मोशन, ठीक है, मोशन होता है मोमेंटम। तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, mv। तो मैं यहाँ पे जो आपका इस तरह से लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, और mv की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, mv किसके इक्वल है, p के, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, p। अब देखो ये बना आपका लास्ट फिर फॉर्मूला। तो जो आपकी वेवलेंथ है वो किसके बराबर आ रही है, h अपॉन p इक्वल टू h, p की वैल्यू यहाँ पे लिख दी mv। अब देखो वो यहां से क्या बताना चाहते हैं, वो यहां से बताना चाहते हैं कि जो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन किसकी थी, ये मैटर के लिए वो पढ़ रहे थे, तो उन्होंने फाइनल ये इक्वेशन निकाली। तो फाइनल इक्वेशन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेवलेंथ दिख रही है, और यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट दिख रहा है, और यहाँ पे मास, और यहाँ पे वेलोसिटी। यहाँ पे देखो लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेवलेंथ को, यानी कि इस इक्वेशन में क्या आ रहा है आपका, वेवलेंथ शो हो रही है, वेव नेचर शो हो रहा है। और देखो इसके साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मास, मास। अब मास किसका होता है, किसी पार्टिकल का होता है, किसी मैटर का होता है। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि अगर मास है तो उसका वो क्या होगा, वहां पे पार्टिकल नेचर को शो करेगा। तो हो गया ना कि मैटर क्या होता है, मैटर में दोनों होते हैं, वेवलेंथ भी होती है, और यानी कि वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो यहां से उन्होंने शो कर दिया, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लाइट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, लाइट की तरह, यानी कि उसकी वेवलेंथ भी है और उसका पार्टिकल नेचर भी है। अगर ये दोनों है तो वो कैसा बिहेव करेगा, ड्यूल नेचर। कैसा बिहेव करेगा, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर यानी कि पार्टिकल भी होगा और वेव भी होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। इतना सही कॉन्सेप्ट है ये, सिर्फ आपने इक्वेट करनी है दोनों, और वहां से आपने वेवलेंथ निकालनी है, और वेवलेंथ, और यहाँ पे आपका मोमेंटम, और यहाँ से फिर लिखना है कि मास आपको पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल नेचर को, और जो वेवलेंथ है वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां से आपका पता चल गया कि जो मैटर होता है वो भी ड्यूल नेचर बिहेव करता है। समझ आ गया आपको ये? तो फिर मैं नेक्स्ट चलूं। नेक्स्ट है हमारा हिंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो हिंसनबर्ग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कुछ भी फिक्स नहीं है। देखो मैंने आपको बोर के बारे में पढ़ाया था, बोर ने क्या बोला था बोर ने कि सब कुछ फिक्स है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है, उसकी एनर्जी सेम है, सब कुछ फिक्स्ड है। पर जो आपके हिंसनबर्ग हैं वो क्या कहते हैं कि कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है। और उन्हें और क्या कहा, ही सेड किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम हम पता नहीं लगा सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने ये यहाँ पे बनाया आपका एटम, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जैसे होगा
तो ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता लगेगा कि आप इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है कि वो कहाँ जैसे है वो आप पता लगा ही नहीं सकते, ना उसकी पोजीशन बता सकते हो आप, ना उसकी वेलोसिटी, ठीक है, ना पोजीशन ना वेलोसिटी और ना मोमेंटम। आप बता ही नहीं सकते उनके एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को। तो ये कहा आपके हिंसनबर्ग ने, ठीक है। और उन्होंने ये आपका एक फॉर्मूला दिया जिसमें जो डेल्टा एक्स है ये क्या है, चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या आपका, चेंज इन मोमेंटम। तो जब इन्होंने इसको सॉल्व किया तो इनके पास ये वाला फैक्टर आया, ठीक है, h/4π। तो ये h/4π यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एरर, जब आप इनकी पोजीशन और इनकी मोमेंटम निकालोगे तो उनका जो प्रोडक्ट लोगे तो उसमें इतना एरर तो आएगा ही आएगा, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। इतना एरर आएगा, कितना, h/4π या उससे भी ज्यादा एरर आएगा। समझ आ गया आपको, सिंपल है ना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हिंसनबर्ग, फिर से समझा देती हूँ। हिंसनबर्ग कह रहे हैं कि कुछ भी फिक्स नहीं है, जैसा कि बोहर ने कहा था कि सब कुछ फिक्स है, तो ये उसका उल्टा बोल रहे हैं कि कुछ भी फिक्स नहीं है। और ये बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि वो कहाँ पे है और कितनी वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवल कर रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। और अगर हम इसको निकाल लेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम का, तो इतना एरर हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बात तो बता दी कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, पर हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इस जैसे एरिया पे वहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो हम क्या बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन के होने की, कि वो किस एरिया, जैसे सपोज करो ये मैंने बनाया यहाँ पे, तो हम बता सकते हैं जैसे कि इस जैसे एरिया पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। सो ये आप सबको समझ आ गया जो मैंने आज आपको पढ़ाया, कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पे। कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है, और बना लेना इसके नोट्स। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल, और अच्छे से पढ़ते रहिए और फीडबैक दे दिया करें। फीडबैक क्यों नहीं देते आप, मतलब समझ नहीं आता है क्या, 1 सेकंड लगता है फीडबैक देने में, तो फीडबैक दे सकते हो आप। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप मेरे को पॉजिटिव फीडबैक दो कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे मैम, या कुछ भी। आप कुछ भी, आपको जो डाउट है उसके बारे में पूछ सकते हैं आप। इससे मुझे क्या लगेगा कि मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, सच में कितने बच्चे सच में पढ़ रहे हैं। वैसे मुझे पता है कि कमेंट में 2-3 बच्चे होते हैं जिनके आंसर आते हैं, जो पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, बाकी का तो पता नहीं। तो फिर ठीक है, कर लेना इसको और मिलते हैं कल। बाय बाय।